कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर उन 8 भारतीयों के परिवार से मिले जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे देश को उम्मीद है कि सरकार 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी और जल्द देश के लोगों को कोई शुभ समाचार मिलेगा। जिस तेजी से वक्त आगे बढ़ रहा है, भारत के 8 परिवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये वो 8 परिवार हैं जिनके अपनों को खाड़ी देश कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार का दिन उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में उन सभी परिवारों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सभी परिवारों को ये भरोसा दिलाया कि भारत कतर की कैद से सभी 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और कतर में भारतीयों को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही है। दरअसल कतर की एक अदालत ने पिछले दिनों एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया था, जिसमें कतर की एक कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कतर सरकार ने इन सभी को 1 वर्ष पहले गिरफ्तार किया था। Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel. अब सरकार उन सभी भारतीयों को छुड़ाने के लिए राजनयिक से लेकर कानूनी रास्ता अपना रही है। भारत के पास कानूनी तौर पर अभी क्या विकल्प हैं, ये भी जान लीजिए। भारत सरकार सभी 8 भारतीयों की तरफ से कतर के अपीलीय अदालत में 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करे। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील करे, या तो ये भी हो सकता है कि सभी 8 भारतीय व्यक्तिगत दया याचिका दायर करें। अगर कतर की अदालत से भारतीयों को न्याय नहीं मिलता तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत डिप्लोमेटिकल लेवल पर भी प्रयास जारी रखेगा। इसमें भारत सरकार सीधे सीधे कतर की सरकार से बात कर सकती है और कतर से संबंधों का हवाला देकर 8 भारतीयों की सजा माफ करने या कम करने का अनुरोध कर सकती है। खाड़ी देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर रिहाई की बात नहीं बन पाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर से बातचीत कर सकते हैं ताकि जो भारतीय वहां पर कैद में है उनकी रिहाई हो सके। हालांकि कोशिश ये होगी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर पहले यह बातचीत हो जाए। अगर किसी स्थिति में राजनयिक और कानूनी प्रक्रिया फेल होती है तो भारत फिर अंतर्राष्ट्रीय मदद देने के बारे में विचार कर सकता है और कतर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका कतर का सामरिक सहयोगी है। भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। भारत अपने मित्र देशों से कतर पर दबाव बनाने को भी कह सकता है। कतर से 8 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटा सकता है। विदेशों में सजा पाए भारतीयों की सजा कम करवाने या फिर माफी दिलवाने में मोदी सरकार की कूटनीति कई बार रंग ला चुकी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े ये बात साबित करते हैं। साल 2014 से अब तक 4,597 भारतीयों की विदेश में सजा या तो कम करवाने या फिर उनकी सजा माफ करवाने में सरकार कामयाब रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि बीते 9 सालों में विदेश में मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद के मामले में सरकार ने कितनी गंभीरता से कदम उठाए हैं। कतर भी विदेशी नागरिकों की सजा में कमी कर चुका है। 9 साल पहले फिलीपींस के 3 नागरिकों को कतर में जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई थी। एक शख्स को मौत की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिलीपींस सरकार की कोशिशों से मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और उम्र कैद की सजा को 15 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया था। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद कई कैदियों को रिहा करते हैं। अब दुआओं और उम्मीदों के साथ सरकार की कोशिशें रंग लाईं तो बहुत जल्द भारतीयों की सजा कम होने पर
अच्छी खबर सामने आ सकती है। विशाल पांडे और प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर का इस्तीफा। इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है। टीम सिलेक्शन पर सवाल लगातार उठ रहे थे और इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान की हार के बाद ये इस्तीफा दिया है। विश्व कप में पाकिस्तान की 4 हार लगातार। पाकिस्तान की टीम एक बुरे दौर से गुजरती हुई, बुरा प्रदर्शन दिखाती हुई और अभी फिलहाल पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर विश्व कप में बने रहना है तो आने वाले सभी मुकाबले पाकिस्तान को जीतने होंगे। ऐसे में जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फॉर्म नजर आ रही है, पाकिस्तान एक चुनौती के सामने खड़ा हुआ है। और इसी बीच जो बड़ी खबर ये है वो ये कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर का इस्तीफा। किरण चोपड़ा मेरे साथ जुड़ गई है। किरण, क्या अपडेट इसके ऊपर? देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहें पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया है, तो लग ही रहा था कि एक ना एक विकेट गिरने वाला है। जिस तरीके से पीसीबी ने अफगानिस्तान से हार के बाद ये बयान में साफ कर दिया था कि पूरी तरह से छूट दी गई थी इंजमाम उल हक और बाबर आजम को टीम चुनने की, तो ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि ये पूरा जो प्रदर्शन है इसका जिम्मेदार पीसीबी एक तरीके से इंजमाम और बाबर को ही ठहरा रही थी। और बाबर की भी कप्तानी छीने जाने की खबर भी हमने कुछ दिन पहले दी थी। तो अब उससे पहले ही इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप के बीच में ही चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है अभी और पीसीबी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। और इंजमाम ने खुद ये बात कंफर्म की है और खुद पीसीबी के स्पोक्स पर्सन ने खबर कंफर्म की है कि इंजमाम उल हक ने अपना पद छोड़ दिया है। और आपको पता ही होगा कि बार बार सवाल उठ रहे हैं कि खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिल रही है। पीसीबी चीफ जो है वो बाकी खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिल रही है। पीसीबी चीफ जो है वो बाबर आजम का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर आज बाबर आजम की प्राइवेट चैट भी पीसीबी के साथ ज़का अशरफ ने लीक करवाई। तो ये तमाम तरह की कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रही है, वो भी तब जबकि वर्ल्ड कप में एक ऐसी स्टेज पर खड़ी है जहां उसका बाहर होना लगभग तय है। एक चमत्कार की उम्मीद उन्हें है कि आगे की 3 मैचेस जीते और उसके अलावा बाकी टीमों के मुकाबले के ऊपर भी निर्भर है उनकी सेमीफाइनल की राह। तो तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच ये बड़ी खबर आई है। इंजमाम उल हक पहले आप कह सकते हैं इस पूरे प्रदर्शन की पहली गाज जिन पर गिरी है और खुद उन्होंने ही अपना इस्तीफा यहाँ से सौंपा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बयान जारी किया गया था बीच वर्ल्ड कप में पीसीबी की तरफ से, जिसमें एक लाइन लिखी गई थी, एक कहा गया था कि इंजमाम और बाबर को पूरी छूट थी कि वो अपने मुताबिक टीम चुने। तो कहीं ना कहीं इशारा पीसीबी करना चाह रहा था कि इन दोनों की वजह से ही ये प्रदर्शन भारत में वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है। तो जिसका असर आज नजर आया, इंजमाम ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी। और किरण, जिस तरह से इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दिया है, अब कहीं ना कहीं सवाल बाबर आजम के भविष्य पर भी उठ रहे हैं। क्या बाबर के सामने भी एक बड़ी चुनौती जब वापस अपने देश लौटेंगे तो एक अपने आप को साबित करने की होगी, क्योंकि लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से सवाल उन पर भी उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने 2 दिन पहले ये खबर शेयर भी की थी, ब्रेक भी की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ ने सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रहे हैं, उनके साथ मुलाकात की और कहीं ना कहीं लाहौर में ये पूरी प्लानिंग की जा रही है कि बाबर को भी किस तरह कप्तानी से हटाया जाए इस प्रदर्शन के बाद, जिसमें सबसे पहले ये हो सकता है कि उनसे टेस्ट कप्तानी तुरंत वर्ल्ड कप के बाद ही छीन ली जाए, या अब ये कहें इस कदम के बाद आप ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचे तो हो सकता है बाबर भी अपना पद छोड़ दे। जी, वो वक्त बताएगा कि आगे क्या कुछ होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पिछले 2 दिनों में घाटी में एक के बाद एक 2 टारगेट किलिंग की आतंकी घटनाएं हुई हैं। घाटी से 370 को हटाए जाने के बाद आपको बता दें 4 साल बीत चुके हैं। ऐसे में ना आतंकियों की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, फिर अब एक मजदूर को आतंकियों ने मार डाला है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को खत्म करने तक अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गोली मारकर फरार हुए आतंकियों का खात्मा भी जल्द होने की उम्मीद है। टेरर किलिंग से थर्राया कश्मीर। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। घाटी में चुन चुनकर फिर होगा हिसाब। पिछले 2 दिनों में कश्मीर में 2 आतंकी घटनाएं घट चुकी हैं। कश्मीर को एक बार फिर दहलाने के लिए आतंकवादी छटपटा रहे हैं।
दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के नौपोरा गांव में आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। मुकेश कुमार नाम का ये युवक उत्तर प्रदेश से यहां अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 4 महीने पहले ही आया था। मुकेश अपने दोस्तों के साथ सब्जी लेने के लिए बाहर निकला था, लेकिन बौखलाए आतंकियों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना लिया। वहाँ हम लोग काम कर रहे थे और ये सब्जी लेने के लिए यहाँ चौक पर आए थे और जब सब्जी लेके वापस जा रहे थे तो ये हादसा हुआ। काम कर रहे थे ना, तो ये मालिक से पैसे लिया, यहाँ पैसे चौक पे पैसे लगाने आया था घर भेजने के लिए। अब इसी बीच में पता नहीं क्या हो गया, लगा नहीं लगा पैसा, उसी बीच में हो गया जो हादसा हुआ। कितने बजे था ये? निकला करीब वही 9:30-10 बजे करीब निकला है। इस युवक को नजदीक से गोली मारी गई थी। उसे पास के ही एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर में यहाँ पर अपना मामूल का काम करने के लिए आते हैं, उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और वो पुलिस को इत्तला करती है। पुलिस जाए वारदात पे पहुंचती है और ये बात साफ जाहिर होती है कि मुकेश नामी यूपी का मजदूर जो है उन पर गोलियां दागी गई है और जिसके नतीजे में वो जाम बहक किए गए। इस आतंकी वारदात के बाद से आतंकवादी फरार हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और पूरे साउथ कश्मीर में इस वक्त एक बहुत बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने प्रण लिया है कि इन हमलावरों को हर हाल में ढूंढकर खत्म किया जाएगा। ये उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनका सफाया किया जाएगा। ये एक गरीब मजदूर जो किसी जगह पे अपना पेट भरने के लिए बाहर से चल के जहाँ पर काम करता है, अगर उस तरह के गरीब इंसान को, बेगुनाह इंसान को गोली का निशाना बनाया जाता है, मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ कर सकता है, ना लोग माफ करेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। बीजेपी ने इन टारगेट किलिंग को आतंकियों की बौखलाहट बताया है। पिछले चंद वर्षों में जो आतंकवाद पे शिकंजा भारत सरकार ने, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कसा है, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। आतंकी समर्थक, आतंकी आका जो कि बॉर्डर पार पाकिस्तान और चीन में वहां बैठे हैं। जबकि इन आतंकी घटनाओं के बाद से घाटी के नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या बहाना है? कल ही श्रीनगर में दिन दहाड़े एक पुलिस के इंस्पेक्टर पे गोली चली। आज सुनने में आया पुलवामा में कुछ हुआ है। रजौरी, जिस इलाके को हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था, कम से कम हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहां या तो कोई घटना घटती है या कोई एनकाउंटर जैसा हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार 29 तारीख को भी श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को गोली मार दी गई थी। फिलहाल इंस्पेक्टर मसरूर आईसीयू में भर्ती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को ईदगाह इलाके में एक आतंकी ने पुलिस इंस्पेक्टर को 3 गोलियां मारी। हमला उस समय हुआ था जब मसरूर वानी स्थानीय लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। इस अटैक में जो है पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये हमला किया गया था, जिसके बाद मिलिटेंट्स स्पॉट से भागने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद ही पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल मसरूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों ही घटनाओं से साफ है कि आतंकियों में बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में केरन सेक्टर के जुमागुंड इलाके में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान एक आतंकी भी ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने पुलवामा की सड़कों, नाकों और एग्जिट पॉइंट पर जवानों की संख्या बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 13 सितंबर को आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ हुई थी, जिनमें 3 अफसर और 2 जवान शहीद हुए थे। इस साल अब तक 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 26 आतंकी ढेर हो चुके हैं। कश्मीर में जैसे जैसे विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं, कट्टरपंथियों और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद उसी वर्ष 31 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। अब उसके 4 साल पूरे होने को हैं। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इजराइल की तरह ही भारत भी आतंकवादियों के हमलों की चुनौती का लगातार सामना करता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। ऐसे में अब अपने दुश्मनों द्वारा मिसाइलें और रॉकेट के हमले होने की सूरत में भारत भी अपने लोहे की दीवार यानी देसी आयरन डोम से दुश्मनों के इरादों को हवा में ही तबाह कर देगा। आपको बता दें इसी से जुड़ी कुछ और जानकारी कि भारत 400 किलोमीटर रेंज का स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम होगा। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ठीक उसी तरह का होगा जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या इजराइल का आयरन डोम काम करता है। डीआरडीओ ने जमीन से छोड़ी जाने वाली और युद्धपोत से छोड़ी जाने वाली हवाई सुरक्षा मिसाइलें पहले ही विकसित कर ली हैं। यह सिस्टम इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी से जुड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ विकसित कर रहा है। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क होगा। भारत ने 2028-29 तक इसे सक्रिय रूप से तैनात करने की योजना बना ली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है केरल ब्लास्ट केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। केरल ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी की खबर आ रही है। डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार किया गया है। मार्टिन पर UAPA लगाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। धारा 302, 307 के तहत मार्टिन की गिरफ्तारी हुई है। मार्टिन पर UAPA लगाया गया है। केरल ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी, डोमिनिक मार्टिन दुबई से आया शख्स जिसने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए मेरे साथ। जितेंद्र, ये बड़ी खबर आ रही है केरल ब्लास्ट केस में डोमिनिक मार्टिन की गिरफ्तारी। मालिका, डोमिनिक मार्टिन को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। UAPA लगाया गया है उसके ऊपर। इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट लगाया गया है क्योंकि IED का इस्तेमाल किया गया था, धमाका किया गया था। इसके अलावा क्योंकि इस धमाके के अंदर 3 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, इसलिए IPC सेक्शन 302, 307 और जो दूसरे सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं। अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि कोची पुलिस इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें इस बात की जानकारी देगी कि क्या क्या ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिस पे उन्होंने डोमिनिक को गिरफ्तार किया है, और उसी के बाद ज़्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक की जो बातें और जो जानकारी निकल कर सामने आई है उससे पता लगता है कि जो डोमिनिक ने जो बातें बताई थी पुलिस को वो लगभग मैच हुई हैं, यानी कि जो एक्सप्लोसिव कहाँ से लिया, किस तरह से उसने प्लानिंग रची और किस तरह से उसने एक्सप्लोसिव को उस कन्वेंशन सेंटर में रखा, और वो सारी जब एविडेंसेस कलेक्ट होने के बाद ही कोची पुलिस ने अब डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया। जी जितेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब जांच एजेंसियों को डोमिनिक से कई सवालों के जवाब भी चाहिए। उसने बम धमाका क्यों किया और उसे बम बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली? वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था? कई सवाल हैं, सवालों की एक फहरिस्त है। इन सवालों के बाद केरल ब्लास्ट का राज सबके सामने आएगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ब्लास्ट का कहीं दुबई से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। केरल में ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट, लेकिन उस धमाके में जिस रिमोट कंट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था उसके तार 2800 किलोमीटर दूर जुड़े हैं। केरल के एर्नाकुलम में एक के बाद एक 3 बम धमाकों का कनेक्शन दुबई से जुड़ा है। धमाकों की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने ली है। उसने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट डालकर धमाका करने की बात कबूल की है। बाद में उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर भी किया। डोमिनिक मार्टिन दुबई में कई सालों तक रह चुका है और 2 महीने पहले ही दुबई से भारत लौटा। दुबई में रहकर वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। डोमिनिक के 2 बच्चे अभी भी विदेश में हैं। भारत आकर वो बच्चों को ट्यूशन देने का काम कर रहा था। डोमिनिक मार्टिन दुबई में करीब 15 साल रहा है। अब जांच एजेंसियों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर डोमिनिक ने नफरत की ट्यूशन किससे ली है। 2000 लोगों को बम से उड़ाने का प्लान बना लिया। डोमिनिक मार्टिन केरल पुलिस की गिरफ्त में है और जांच एजेंसियों के सामने कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। जैसे डोमिनिक को विस्फोटक कहां से मिला? उसे IED बनाने की ट्रेनिंग किसने दी? क्या दुबई में रहते हुए उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया? किसके इशारे पर उसने ईसाई प्रार्थना सभा में धमाका किया? जी न्यूज की टीम केरल के कोच्चि में डोमिनिक मार्टिन के घर पहुंची। यही है डोमिनिक का घर।
जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता था। हम इस समय केरल की कोच्चि में काडर रोड पर डोमिनिक मार्टिन के घर पर हैं। यही वो घर है जहां पर डोमिनिक मार्टिन का परिवार रहता था। हालांकि उनकी पत्नी और एक बेटी अभी भी घर के अंदर मौजूद है। हमने जब दरवाजा खटखटा करके बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खिड़की से जवाब दिया कि वो किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहती और इस बारे में कोई भी बात वो नहीं करना चाहती है। हम उनसे ये जानना चाहते थे कि क्या पुलिस यहाँ पर आई है, क्या उन्होंने बात की है, लेकिन वो इस बात को लेकर के हमसे बात नहीं करना चाहती है। इस घर में उसकी पत्नी और एक बेटी मौजूद है, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने डोमिनिक के परिवार से बात की। जांच एजेंसी अब डोमिनिक के फोन कॉल्स को लेकर उसके हर जानकारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि बम धमाकों का राज सुलझा सके। तो मार्टिन की गिरफ्तारी इस पूरे मामले की तह तक जाने में काफी मददगार साबित होगी।